गुड मॉर्निंग बच्चों। इस ई लेक्चर में आप सभी का स्वागत है। इस ई लेक्चर का टॉपिक बाल गंगाधर तिलक है। इससे पहले वाले वीडियो में हमने बाल गंगाधर तिलक के प्रारंभिक जीवन को, उनकी शिक्षा, उनके ऊपर पड़ने वाले प्रभाव, उनका भारतीय राजनीति में वो किस रूप में सक्रिय रहे, ये सब देखा। इस लेक्चर में हम बाल गंगाधर तिलक के राजनीतिक दर्शन को समझेंगे। बाल गंगाधर तिलक, जैसा कि आपको मैंने पहले वाले वीडियो में भी बताया, उनके राजनीतिक विचारों का मूल प्रेरक तत्व प्राचीन भारतीय धर्म और संस्कृति रहा। तिलक ने तत्कालीन भारत की राजनीतिक परिस्थितियों और आवश्यकताओं के प्रसंग में आध्यात्मवाद तथा राजनीतिक यथार्थवाद यानी भौतिकतावाद दोनों के बीच में एक विवेकपूर्ण सामंजस्य किया। आइए उनके राजनीतिक दर्शन को देखते हैं। बाल गंगाधर तिलक का राजनीतिक दर्शन, जैसा कि मैंने आपको बताया, वह प्रत्ययवाद यानी कि आध्यात्मवाद तथा राजनीतिक यथार्थवाद यानी भौतिकतावाद के बीच एक विवेकपूर्ण सामंजस्य प्रस्तुत करता है और इसीलिए उनके विचारों में दोनों चीज़ों का बहुत सुंदर मिश्रण देखने को मिलता है। जो प्रमुख बातें उन्होंने राजनीति या उनके राजनीतिक विचार थे वो इस प्रकार रहे। पहली चीज, उन्होंने व्यक्ति और समाज का आधार शाश्वत धर्म को माना। दूसरा, पाश्चात्य भौतिकतावादी दर्शन से असहमति व्यक्त की उन्होंने। तीसरी चीज, व्यक्ति की स्वतंत्रता के संबंध में उन्होंने अपनी बहुत ही विस्तृत तौर पे अपने विचार व्यक्त किए। उन्होंने साधन संबंधी विचार यानी साधन साध्य की अवधारणा के संबंध में भी अपने विचार रखे। इसके अलावा राष्ट्रीय एकता एवं सांप्रदायिक सद्भाव संबंधी विचार भी उन्होंने प्रस्तुत किए और उनका जो सर्वोपरि और सबसे प्रमुख विचार है वो उनकी स्वराज की अवधारणा है। तो हम एक एक करके उनके राजनीतिक दर्शन का अध्ययन करेंगे, उसको समझने की कोशिश करेंगे। बाल गंगाधर तिलक के राजनीतिक दर्शन के बारे में जैसा कि मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ कि वह प्रत्ययवाद यानी आध्यात्मवाद तथा राजनीतिक यथार्थवाद के बीच में एक विवेकपूर्ण सामंजस्य प्रस्तुत करता है और इसीलिए उन्होंने दोनों का बहुत ही सुंदर मिश्रण अपने विचारों में किया। उनका पहला विचार था व्यक्ति और समाज का आधार शाश्वत धर्म है। तिलक का ऐसा मानना था कि मानव अपनी मूल प्रकृति से एक बौद्धिक और भौतिक प्राणी नहीं है, अपितु मानव मूलतः एक आध्यात्मिक प्राणी है। मानव के प्रसंग में उसका जो बाह्य रूप या इंद्रियों की तुलना में उसकी जो आत्मा का जो मुख्य आत्मा जो तत्व है वो सबसे महत्वपूर्ण है, क्योंकि वह परम ब्रह्म का एक अंश है। यहाँ पर तिलक ने कठोपनिषद में वर्णित जीवन के आध्यात्मिक दृष्टिकोण का समर्थन किया, जिसे उस उपनिषद में जीवन का श्रेय मार्ग कहा। श्रेय मार्ग का अर्थ है मानव जीवन का उद्देश्य सुख यानी कि ऐन्द्रिक या भौतिक सुख की प्राप्ति नहीं है, अपितु हित की प्राप्ति है। हित का मतलब है आत्महित की प्राप्ति है। शाश्वत धर्म पर आधारित हित ही मानव को आंतरिक शुचिता, आंतरिक संतुष्टि और आंतरिक आनंद प्रदान करता है। वास्तव में हित मार्गी या हितवादी मार्ग जीवन का कर्तव्य मार्ग है, जो भौतिक दृष्टि से कठिनाई या कष्टप्रद हो सकता है, किंतु ये मार्ग व्यक्ति और समाज के लिए बहुत कल्याणकारी है। तिलक ने शाश्वत धर्म और शाश्वत नैतिकता संबंधी अपनी इस हितवादी अवधारणा को ही अपने सारे राजनीतिक चिंतन का आधार बनाया। हितवादी मार्ग के अनुसार राजनीतिक क्षेत्र में केवल ऐसे ही कार्यों को उचित माना जो जनता एवं राष्ट्र के कल्याण की कर्तव्य पूर्ण भावना से व्याख्या करता है और ऐसी स्थिति में जनता के नैतिक उत्थान का एकमात्र तरीका यही है कि भारत के स्वराज्य के लिए सारे लोग प्रयास करें। और इसीलिए तिलक ने निष्कर्ष भी दिया कि तत्कालीन भारत में स्वराज्य की प्राप्ति के लिए किए जाने वाले कार्य को ही आध्यात्मिक यानी श्रेय मार्ग कहा गया। तो इसलिए
जो पहली बात है वो बहुत क्लियर है कि उन्होंने ये माना कि व्यक्ति एक आध्यात्मिक प्राणी है और इसलिए उसमें आत्मा का जो तत्व है वो सबसे महत्वपूर्ण है। दूसरी चीज कि ये जो मार्ग है वो बहुत कठिनाई से भरा है, लेकिन ये मार्ग जो है वही वास्तविक आनंद व्यक्ति को प्रदान करता है और इसलिए किसी भी भौतिक या इंद्रिक सुख की प्राप्ति से व्यक्ति को जो है जीवन में संतुष्टि नहीं होती, बल्कि आत्महित से होती है और आत्महित जो है वो कर्तव्य पथ पे है। और इसीलिए व्यक्तियों का जो दायित्व है तत्कालीन समय में जो उन्होंने लोगों के लिए मार्ग दिया वो ये था कि सब अपने कर्तव्य पथ पे अग्रसर हों और स्वराज्य की प्राप्ति की चेष्टा करें। तो इस रूप में उनका पहला विचार व्यक्ति एवं समाज का आधार शाश्वत धर्म है। दूसरी चीज, वे पाश्चात्य भौतिकतावादी दर्शन से असहमत थे। तिलक ने पाश्चात्य जगत के विभिन्न भौतिक सिद्धांतों से असहमति प्रकट की। उनका मत है कि सभी सिद्धांत भारत की आध्यात्मिक, सांस्कृतिक व राजनीतिक परंपरा के अनुरूप नहीं है। इस बारे में तिलक ने बहुत स्पष्ट तौर पे कहा कि हमारे शिक्षित लोगों की एक बड़ी संख्या जो है वो पश्चिमी भौतिकतावादी सिद्धांतों को बिना किसी विवेचना के अपनाना चाहती है और ये हमारी नई पीढ़ी की बहुत ही दयनीय स्थिति है। उन्होंने एक भौतिक दर्शन के रूप में बेंथम के उपयोगितावाद की भी बहुत कटु आलोचना की। उन्होंने ये माना कि बेंथम का उपयोगितावाद एक भौतिक सुखवादी नैतिक दर्शन है जिसे आधार मानकर उसने अपना राजनीतिक चिंतन प्रस्तुत किया, लेकिन उन्होंने इसको किसी भी रूप में स्वीकार नहीं किया। तिलक के समकालीन जितने भी भारतीय उदारवादी नेता थे वो बेंथम के उपयोगितावादी सिद्धांत से बहुत अधिक प्रभावित थे, पर उन्होंने इस सिद्धांत को अस्वीकार किया और पूरी तरह से बेंथम के उपयोगितावादी भौतिक सिद्धांत का खंडन किया और साथ ही उन्होंने भारतीय उदारवादी नेता जो कि इसको अपना वैचारिक आधार के तौर पे अपनाने का प्रयास कर रहे थे उनको भी ये बताया कि आध्यात्मिक मूल्यों और नैतिक धर्म प्रधान नैतिकता के आधार पर ही जो है सारी जो राष्ट्रीय आंदोलन को संचालित किया जाना चाहिए। धन्यवाद।